हवेली से। दोस्त वो दोनों आपस में। ये नजर लगी मुझे हवेली में कहीं। निकलो यहाँ से। सिरमाला से कोई मसला नहीं था, बानो को वो लोग दोस्त। इल्जाम तो किसी नहीं कर रहा मैंने अपनी बहन को ही है। क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? ये झाड़ियों के नीचे से उसका वो लड़की के चक्कर में गया था ना, उसी के गांव में जाके बैठ गया है तू, और शहर में उसके आदमी का कत्ल भी तूने किया है। अगर मुझे नसीहतें करने के लिए फोन किया तो मैं रख रहा हूं, और उस लड़की ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। बैठ जाओ सरबुलंद, खड़े खड़े थक जाओ। क्या कयामत टूट पड़ी है हम पर, हमारी बानो। सरबुलंद, क्या वाकई तुम्हारी और बानो की लड़ाई हुई थी? आप दोनों बेबी जान के साथ बैठे, मुझे जरूरी काम है। कहाँ जा रहे हो? बानो को ढूंढने। पहरेदारी के लिए खड़ा किया था ना? खान मुझसे चूक हो गई, खान माफ कर दे खान। ये थी तेरी पहरेदारी है? कर तेरी वजह से तो बानो गई। परसों रात को उठ उठ, बानो मेरे हाथों में मर गई। सरून, खान मुझे माफ कर दे, मुझसे ये नहीं हो सके। सरगुन मार। शानूर, बीबी जान के साथ रहो। बीबी जान आप आराम करें अब थोड़ा। खुदा का शुक्र है बीजान सही सलामत घर आ गई वापस। मेरी बानो, दिल नहीं मानता। बड़ी मुश्किल से आपकी तबीयत संभली थी। बीजान ऐसे ना रोए मेरी बानो को कैसे ढूंढ लो और ना रोए, बस करे बीजान, बस। आ गई माँ, बानो को सही सलामत ले आओ मेरे पास। मैं नहीं जी सकती। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो की उससे सरबुलंद से थोड़ी सी बहस हुई होती है इस बात को लेकर के बानो शहर जाना चाहती है सरबुलंद के साथ, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिसके बाद बानो बाग में जाकर रो रही होती है और फिर बाद में वो एक घर के अंदर चली जाती है क्योंकि वहाँ से उसको आवाज़ आई होती है, और फिर वो वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके भाई और वो जो मुलाजमा होती है उसका चक्कर चल रहा होता है और उसको इसी तरह और भी रात पता चल चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर जाकर सारी चीखों पुकार करने के बाद साइड पर पड़ी बंदूक उठाती है और फिर ये बोलती है कि तुम अभी जाकर सारा कुछ सच सच बताओगे। और फिर वहाँ पर वो उससे वो जो उसका भाई होता है उससे गोली चल जाती है और फिर बानो की मौके पर ही वफ़ात हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर
वो बानो को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर दफन करने चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत ज़ोर से रो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जब उसकी बानो की वफ़ात होती है तब सरबुलंद और साथ में बीजान भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई होती हैं, क्योंकि बीजान के पास जो तस्बीह होती है वो टूट चुकी होती है और सरबुलंद को भी चैन नहीं आ रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब ये सारी बातें छुपाने के लिए वापस हवेली के अंदर चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो शीरी होती है वो भागती हुई सरबुलंद और उसकी वालदा के पास आती हैं और फिर वो ये बोलती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि वो हवेली से कहीं चली गई हों। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा को तसल्ली देने के लिए कहता है कि आखिरकार वो जा कहाँ सकती है, और फिर वहाँ पर इसी तरह उन्हें तसल्ली देता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुराब सरबुलंद को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि शीरी ने आकर ये बोला होता है कि उनकी कान की बाली हवेली के दरवाजे के पास पड़ी हुई थी और वहाँ पर हम नौकरानियों की जगह भी है। और फिर वो दोनों बाहर उसकी तलाश के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं तो पीछे से वो जो ज़ुराब का नीचे से जो ज़ुराब का नौकर होता है उसकी आवाज़ आती है। और फिर वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि नीचे वो उसे कोई दुपट्टा मिला और साथ में खून भी है। जब सरबुलंद नीचे जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो बानो का दुपट्टा था और साथ में वहाँ पर खून भी लगा हुआ होता है। और फिर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके नज़दीक अब उसने खुदकुशी कर ली होती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वो जो शीरी होती है वो जाकर बीजान के पास और साथ में वो उसके साथ रबिया के पास और साथ में वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है उसके पास जाती है और फिर कहती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही और साथ में ज़ुराब लाला और साथ में सरबुलंद लाला भी वापस आ चुके हैं और उनको भी कहीं भी नहीं मिली। तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद जब उस कमरे में दाखिल होता है तो बीजान उससे पूछने लगती हैं कि बानो कहाँ पर है, क्या हुआ है उसे। तो फिर सरबुलंद उन्हें तसल्ली देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और उसे देखकर बीवी जान उसे सवालात करने लगती हैं। तो फिर सरबुलंद फिर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुराब ये कहता है कि हकीकत बता दो। तो फिर वो ये बोलता है कि बानो ने खुदकुशी कर ली है। तो फिर उसकी जो सरबुलंद की वालदा होती हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक वाक़या होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है वो भी परेशान हो जाती है और रबिया भी वहाँ पर बैठी होती है। तो फिर वो भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे और सवालात करने लगती है। तो फिर ज़ुराब कहता है कि सरबुलंद और बानो की आपस में लड़ाई हुई थी, इसी वजह से सारा काम हुआ है। तो फिर सरबुलंद ये कहने लग जाता है कि मेरी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो छोटी सी बहस हुई थी, उसकी वजह से वो नहीं मर सकती और वैसे भी वो खुदकुशी करने वाली लड़की नहीं है, वो बहुत बहादुर लड़की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब फिर इसी तरह की बातें करने लग जाता है कि तुम्हारी उसके साथ बहस हुई थी तो इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जिसके बाद वो सरबुलंद दोबारा तसल्ली देता अपना दिलासा दिलाता है कि नहीं, मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसकी तरफ रबिया की तरफ इशारा करता है कि तुम इस नामहरम लड़की को इधर लेकर आया हो, इस वजह से बानो यहाँ से चली गई है। तो फिर वो ये बोलता है कि नहीं, बानो को तो उससे ज़रमाला से कोई मसला भी नहीं था, वो दोनों तो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, तो फिर उसकी वजह से कैसी जा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसको 3-4 बातें सुनाता है और फिर वो ये कहता है कि अब उस लड़की को यहाँ से ले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बीवी रबिया को वहाँ से ले जाती है और फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है कि बीजान की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़े सदमे वाली बात होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ज़ुराब की बीवी होती है वो रबिया को सुना रही होती है कि तुम हम पर कहाँ से नाजिल हो गई हो, तुमने जब से तुम आई हो हवेली के अंदर फसाद मचा कर रख दिया है, अब बानो भी नहीं मिल रही और अब ये खबर है कि बानो मर चुकी है और ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किस हक़ से यहाँ पर रह रही हो, जब से तुम आई हो तुमने हवेली को जहन्नम बना कर रख दिया है, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के ज़हन में सारी बातें चलने लग जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि रबिया वहाँ से निकल जाती है और सरबुलंद अपनी वालदा को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रबिया अपनी चादर ओढ़ती है और फिर हवेली से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इसका अख्तिताम भी हो जाता है।
السلام علیکم ناظرین، زنجیر ڈرامے کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام سے ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بانو کی اس سے سربلند سے تھوڑی سی بحث ہوئی ہوتی ہے اس بات کو لے کر کے بانو شہر جانا چاہتی ہے سربلند کے ساتھ، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس کے بعد بانو باغ میں جا کر رو رہی ہوتی ہے اور پھر بعد میں وہ ایک گھر کے اندر چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں سے اس کو آواز آئی ہوتی ہے، اور پھر وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی اور وہ جو ملازمہ ہوتی ہے اس کا چکر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو اسی طرح اور بھی رات پتہ چل چکے ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندر جا کر ساری چیخو پکار کرنے کے بعد سائڈ پر پڑی بندوق اٹھاتی ہے اور پھر یہ بولتی ہے کہ تم ابھی جا کر سارا کچھ سچ سچ بتاؤ گے، اور پھر وہاں پر وہ اس سے وہ جو اس کا بھائی ہوتا ہے اس سے گولی چل جاتی ہے اور پھر بانو کی موقع پر ہی وفات ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ بانو کو لے کر ایک پہاڑی کے اوپر دفن کرنے چلے جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ بہت زور سے رو رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی بانو کی وفات ہوتی ہے تب سربلند اور ساتھ میں بی جان بھی بہت زیادہ بے چین ہو گئی ہوتی ہیں، کیونکہ بی جان کے پاس جو تسبیح ہوتی ہے وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور سربلند کو بھی چین نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ضراب یہ ساری باتیں چھپانے کے لیے واپس حویلی کے اندر چلے جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شیری ہوتی ہے وہ بھاگتی ہوئی سربلند اور اس کی والدہ کے پاس آتی ہیں، اور پھر وہ یہ بولتی ہے کہ بانو بیوی کہیں نہیں مل رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حویلی سے کہیں چلی گئی ہوں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سربلند اپنی والدہ کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ آخرکار وہ جا کہا سکتی ہے، اور پھر وہاں پر اسی طرح انہیں تسلی دیتا رہتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ضراب سربلند کو لے کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ شیری نے آ کر یہ بولا ہوتا ہے کہ ان کی کان کی بالی حویلی کے دروازے کے پاس پڑی ہوئی تھی اور وہاں پر ہم نوکرانیوں کی جگہ بھی ہے، اور پھر وہ دونوں باہر اس کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں، جس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو پیچھے سے وہ جو ضراب کا نیچے سے جو ضراب کا نوکر ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے، اور پھر وہاں پر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیچے وہ اسے کوئی دوپٹہ ملا اور ساتھ میں خون بھی ہے، جب سربلند نیچے جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بانو کا دوپٹہ تھا اور ساتھ میں وہاں پر خون بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اب اس نے خودکشی کر لی ہوتی ہے، جس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شیری ہوتی ہے وہ جا کر بی جان کے پاس اور ساتھ میں وہ اس کے ساتھ ربیہ کے پاس اور ساتھ میں وہ جو اس کی ضراب کی بیوی ہوتی ہے اس کے پاس جاتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ بانو کہیں نہیں مل رہی، اور ساتھ میں ضراب لالا اور ساتھ میں سربلند لالا بھی واپس آ چکے ہیں اور ان کو بھی کہیں بھی نہیں ملی، تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سربلند جب اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو بی جان اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ بانو کہاں پر ہے، کیا ہوا ہے اسے، تو پھر سربلند انہیں تسلی دینے لگتا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ضراب وہاں پر کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اسے دیکھ کر بی جان سے سوالات کرنے لگتی ہیں، تو پھر سربلند پھر انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ضراب یہ کہتا ہے کہ حقیقت بتا دو، تو پھر وہ یہ بولتا ہے کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے، تو پھر اس کی جو سربلند کی والدہ ہوتی ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے کافی زیادہ دردناک واقعہ ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو اس کی ضراب کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، اور ربیہ بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے تو پھر وہ بھی حیران ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے اور سوالات کرنے لگتی ہے، تو پھر ضراب کہتا ہے کہ سربلند اور بانو کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اسی وجہ سے سارا کام ہوا ہے، تو پھر سربلند یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میری اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، وہ چھوٹی سی بحث ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ نہیں مر سکتی، اور ویسے بھی وہ خودکشی کرنے والی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت بہادر لڑکی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ضراب پھر اسی طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ بحث ہوئی تھی تو اسی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، جس کے بعد وہ سربلند دوبارہ تسلی دیتا اپنا دلاسا دلاتا ہے کہ نہیں میں نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس کی طرف ربیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم اس نامحرم لڑکی کو ادھر لے کر آئے ہو، اس وجہ سے بانو یہاں سے چلی گئی ہے، تو پھر وہ یہ بولتا ہے کہ نہیں، بانو کو تو اس سے زرمالا سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ دونوں تو آپس میں بہت اچھی دوست تھی، تو پھر اس کی وجہ سے کیسی جا سکتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس کو 3-4 باتیں سناتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی ربیہ کو وہاں سے لے جاتی ہے، اور پھر
वहाँ में दिखाया जाता है कि बी जान की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़े सदमे वाली बात होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ज़ुराब की बीवी होती है वो रबिया को सुना रही होती है कि तुम हम पर कहाँ से नाजिल हो गई हो, तुमने आज जब से तुम आई हो हवेली के अंदर फसाद मचा कर रख दिया है। अब बानो भी नहीं मिल रही और अब ये खबर है कि बानो मर चुकी है और ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किस हक से यहाँ पर रह रही हो? जब से तुम आई हो तुमने हवेली को जहन्नम बना कर रख दिया है, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के ज़हन में सारी बातें चलने लग जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि रबिया वहाँ से निकल जाती है और सरबुलंद अपनी वालदा को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रबिया अपनी चादर ओढ़ती है और फिर हवेली से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्सा का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो की उससे सरबुलंद से थोड़ी सी बहस हुई होती है इस बात को लेकर के बानो शहर जाना चाहती है सरबुलंद के साथ, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिसके बाद बानो बाग में जाकर रो रही होती है और फिर बाद में वो एक घर के अंदर चली जाती है क्योंकि वहाँ से उसको आवाज़ आई होती है और फिर वो वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके भाई और वो जो मुलाजमा होती है उसका चक्कर चल रहा होता है और उसको इसी तरह और भी रात पता चल चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर जाकर सारी चीखों पुकार करने के बाद साइड पर पड़ी बंदूक उठाती है और फिर ये बोलती है कि तुम अभी जाकर सारा कुछ सच सच बताओगे। और फिर वहाँ पर वो उससे वो जो उसका भाई होता है उससे गोली चल जाती है और फिर बानो की मौके पर ही वफ़ात हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बानो को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर दफन करने चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत ज़ोर से रो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जब उसकी बानो की वफ़ात होती है तब सरबुलंद और साथ में बीजान भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई होती हैं, क्योंकि बीजान के पास जो तस्वीर होती है वो टूट चुकी होती है और सरबुलंद को भी चैन नहीं आ रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब ये सारी बातें छुपाने के लिए वापस हवेली के अंदर चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो शीरी होती है वो भागती हुई सरबुलंद और उसकी वालदा के पास आती हैं और फिर वो ये बोलती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि वो हवेली से कहीं चली गई हों। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा को तसल्ली देने के लिए कहता है कि आखिरकार वो जा आ सकती है और फिर वहाँ पर इसी तरह उन्हें तसल्ली देता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुराब सरबुलंद को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि शीरी ने आकर ये बोला होता है कि उनकी कान की बाली हवेली के दरवाजे के पास पड़ी हुई थी और वहाँ पर हम नौकरानियों की जगह भी है। और फिर वो दोनों बाहर उसकी तलाश के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं तो पीछे से वो जो ज़ुराब का नीचे से जो ज़ुराब का नौकर होता है उसकी आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि नीचे वो उसे कोई दुपट्टा मिला और साथ में खून भी है। जब सरबुलंद नीचे जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो बानो का दुपट्टा था और साथ में वहाँ पर खून भी लगा हुआ होता है। और फिर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके नज़दीक अब उसने खुदकुशी कर ली होती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वो जो शीरी होती है वो जाकर बीजान के पास और साथ में वो उसके साथ रबिया के पास और साथ में वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है उसके पास जाती है और फिर कहती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही और साथ में ज़ुराब लाला और साथ में सरबुलंद लाला भी वापस आ चुके हैं और उनको भी कहीं भी नहीं मिली। तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद जब उस कमरे में दाखिल होता है तो बीजान उससे पूछने लगती हैं कि बानो कहाँ पर है, क्या हुआ है उसे। तो फिर सरबुलंद उन्हें तसल्ली देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और उसे देखकर बीजान उसे सवालात करने लगती हैं। तो फिर सरबुलंद फिर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुराब ये कहता है कि हकीकत बता दो। तो फिर वो ये बोलता है कि बानो ने खुदकुशी कर ली है। तो फिर उसकी जो सरबुलंद की वालदा होती हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक वाक़या होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है वो भी परेशान हो जाती है और रबिया भी वहाँ पर बैठी होती है तो फिर वो भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे और सवालात करने लगती है। तो फिर ज़ुराब कहता है कि सरबुलंद और बानो की आपस में लड़ाई हुई थी, इसी वजह से सारा काम हुआ है। तो फिर सरबुलंद ये कहने लग जाता है कि मेरी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो छोटी सी बहस हुई थी, उसकी वजह से वो नहीं मर सकती और वैसे भी वो खुदकुशी करने वाली लड़की नहीं है, वो बहुत बहादुर लड़की
ہوتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زراب پھر اسی طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ بحث ہوئی تھی تو اسی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، جس کے بعد وہ سربلند دوبارہ تسلی دیتا اپنا دلاسا دلاتا ہے کہ نہیں، میں نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس کی طرف ربیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم اس نامحرم لڑکی کو ادھر لے کر آیا ہو، اس وجہ سے بانو یہاں سے چلی گئی ہے۔ تو پھر وہ یہ بولتا ہے کہ نہیں، بانو کو تو اس سے زرمالہ سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ دونوں تو آپس میں بہت اچھی دوست تھی، تو پھر اس کی وجہ سے کیسی جا سکتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس کو 3-4 باتیں سناتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی ربیہ کو وہاں سے لے جاتی ہے، اور پھر وہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ بی جان کی طبیعت بہت خراب ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑے صدمے والی بات ہوتی ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو زراب کی بیوی ہوتی ہے وہ ربیہ کو سنا رہی ہوتی ہے کہ تم ہم پر کہاں سے نازل ہو گئی ہو، تم نے جب سے تم آئی ہو ویلی کے اندر فساد مچا کر رکھ دیا ہے، اب بانو بھی نہیں مل رہی، اور اب یہ خبر ہے کہ بانو مر چکی ہے، اور یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم کس حق سے یہاں پر رہ رہی ہو، جب سے تم آئی ہو تم نے حویلی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ربیہ کے ذہن میں ساری باتیں چلنے لگ جاتی ہیں، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ وہاں سے نکل جاتی ہے، اور سربلند اپنی والدہ کو لے کر ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ اس کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ربیہ اپنی چادر اوڑھتی ہے اور پھر حویلی سے نکل جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پر اس قصے کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، زنجیرے ڈرامے کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام سے ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بانو کی اس سے سربلند سے تھوڑی سی بحث ہوئی ہوتی ہے اس بات کو لے کر کہ بانو شہر جانا چاہتی ہے سربلند کے ساتھ، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جس کے بعد بانو باغ میں جا کر رو رہی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں وہ ایک گھر کے اندر چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں سے اس کو آواز آئی ہوتی ہے، اور پھر وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی اور وہ جو ملازمہ ہوتی ہے اس کا چکر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو اسی طرح اور بھی رات پتہ چل چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندر جا کر ساری چیخو پکار کرنے کے بعد سائڈ پر پڑی بندوق اٹھاتی ہے، اور پھر یہ بولتی ہے کہ تم ابھی جا کر سارا کچھ سچ سچ بتاؤ گے، اور پھر وہاں پر وہ اس سے جو اس کا بھائی ہوتا ہے اس سے گولی چل جاتی ہے، اور پھر بانو کی موقع پر ہی وفات ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ بانو کو لے کر ایک پہاڑی کے اوپر دفن کرنے چلے جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ بہت زور سے رو رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی بانو کی وفات ہوتی ہے تب سربلند اور ساتھ میں بی جان بھی بہت زیادہ بے چین ہو گئی ہوتی ہیں، کیونکہ بی جان کے پاس جو تسبیح ہوتی ہے وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اور سربلند کو بھی چین نہیں آ رہا ہوتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زراب یہ ساری باتیں چھپانے کے لیے واپس حویلی کے اندر چلے جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شیری ہوتی ہے وہ بھاگتی ہوئی سربلند اور اس کی والدہ کے پاس آتی ہیں، اور پھر وہ یہ بولتی ہے کہ بانو بیوی کہیں نہیں مل رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حویلی سے کہیں چلی گئی ہوں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سربلند اپنی والدہ کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ آخرکار وہ جا کے آ سکتی ہے، اور پھر وہاں پر اسی طرح انہیں تسلی دیتا رہتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زراب سربلند کو لے کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ شیری نے آ کر یہ بولا ہوتا ہے کہ ان کی کان کی بالی حویلی کے دروازے کے پاس پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر ہم نوکرانیوں کی جگہ بھی ہے، اور پھر وہ دونوں باہر اس کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو پیچھے سے وہ جو نیچے سے جو زراب کا نوکر ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے، اور پھر وہاں پر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیچے وہ اسے کوئی دوپٹہ ملا اور ساتھ میں خون بھی ہے۔ جب سربلند نیچے جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بانو کا دوپٹہ تھا، اور ساتھ میں وہاں پر خون بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اب اس نے خودکشی کر لی ہوتی ہے۔ جس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شیری ہوتی ہے وہ جا کر بی جان کے پاس، اور ساتھ میں وہ اس کے ساتھ ربیہ کے پاس، اور ساتھ میں وہ جو اس کی زراب کی بیوی ہوتی ہے اس کے پاس جاتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ بانو کہیں نہیں مل رہی، اور ساتھ میں زراب لالا اور ساتھ میں سربلند لالا بھی واپس آ چکے ہیں، اور ان کو بھی کہیں بھی نہیں ملی۔ تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سربلند جب اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو بی جان اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ
बानो कहाँ पर है, क्या हुआ है उसे। तो फिर सरबुलंद उन्हें तसल्ली देने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और उसे देखकर बीवी जान उसे सवालात करने लगती हैं। तो फिर सरबुलंद फिर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुराब ये कहता है कि हकीकत बता दो। तो फिर वो ये बोलता है कि बानो ने खुदकुशी कर ली है। तो फिर उसकी जो सरबुलंद की वालदा होती हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक वाक़या होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है वो भी परेशान हो जाती है और रबिया भी वहाँ पर बैठी होती है। तो फिर वो भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे और सवालात करने लगती है। तो फिर ज़ुराब कहता है कि सरबुलंद और बानो की आपस में लड़ाई हुई थी, इसी वजह से सारा काम हुआ है। तो फिर सरबुलंद ये कहने लग जाता है कि मेरी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो छोटी सी बहस हुई थी, उसकी वजह से वो नहीं मर सकती, और वैसे भी वो खुदकुशी करने वाली लड़की नहीं है, वो बहुत बहादुर लड़की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब फिर इसी तरह की बातें करने लग जाता है कि तुम्हारी उसके साथ बहस हुई थी तो इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जिसके बाद वो सरबुलंद दोबारा तसल्ली देता, अपना दिलासा दिलाता है कि नहीं, मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसकी तरफ, रबिया की तरफ इशारा करता है कि तुम इस नामहरम लड़की को इधर लेकर आए हो, इस वजह से बानो यहाँ से चली गई है। तो फिर वो ये बोलता है कि नहीं, बानो को तो उससे ज़रमाला से कोई मसला भी नहीं था, वो दोनों तो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, तो फिर उसकी वजह से कैसी जा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसको 3-4 बातें सुनाता है और फिर वो ये कहता है कि अब उस लड़की को यहाँ से ले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बीवी रबिया को वहाँ से ले जाती है और फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है कि बीजान की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़े सदमे वाली बात होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ज़ुराब की बीवी होती है वो रबिया को सुना रही होती है कि तुम हम पर कहाँ से नाजिल हो गई हो, तुमने आज जब से तुम आई हो हवेली के अंदर फसाद मचा कर रख दिया है, अब बानो भी नहीं मिल रही और अब ये खबर है कि बानो मर चुकी है और ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किस हक़ से यहाँ पर रह रही हो, जब से तुम आई हो तुमने हवेली को जहन्नम बना कर रख दिया है, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के ज़हन में सारी बातें चलने लग जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि रबिया वहाँ से निकल जाती है और सरबुलंद अपनी वालदा को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रबिया अपनी चादर ओढ़ती है और फिर हवेली से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्सा का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो की उससे सरबुलंद से थोड़ी सी बहस हुई होती है इस बात को लेकर के बानो शहर जाना चाहती है सरबुलंद के साथ, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिसके बाद बानो बाग में जाकर रो रही होती है और फिर बाद में वो एक घर के अंदर चली जाती है क्योंकि वहाँ से उसको आवाज़ आई होती है। और फिर वो वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके भाई और वो जो मुलाजमा होती है उसका चक्कर चल रहा होता है और उसको इसी तरह और भी रात पता चल चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर जाकर सारी चीखों पुकार करने के बाद साइड पर पड़ी बंदूक उठाती है और फिर ये बोलती है कि तुम अभी जाकर सारा कुछ सच सच बताओगे। और फिर वहाँ पर वो उससे वो जो उसका भाई होता है उससे गोली चल जाती है और फिर बानो की मौके पर ही वफ़ात हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बानो को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर दफन करने चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत ज़ोर से रो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जब उसकी बानो की वफ़ात होती है तब सरबुलंद और साथ में बीजान भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई होती हैं, क्योंकि बीजान के पास जो तस्बीह होती है वो टूट चुकी होती है और सरबुलंद को भी चैन नहीं आ रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब ये सारी बातें छुपाने के लिए वापस हवेली के अंदर चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो शीरी होती है वो भागती हुई सरबुलंद और उसकी वालदा के पास आती हैं और फिर वो ये बोलती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि वो हवेली से कहीं चली गई हों। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा को तसल्ली देने के लिए कहता है कि आखिरकार वो जा आ सकती है और फिर वहाँ पर इसी तरह उन्हें तसल्ली देता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुराब सरबुलंद को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि शीरी ने आकर ये बोला होता है कि उनकी कान की बाली हवेली के दरवाजे के पास पड़ी हुई थी और वहाँ पर हम नौकरानियों की जगह भी है। और फिर वो दोनों बाहर उसकी तलाश के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं तो पीछे से वो जो ज़ुराब का नीचे से जो ज़ुराब का नौकर होता है उसकी आवाज़ आती है और फिर
वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि नीचे वो उसे कोई दुपट्टा मिला और साथ में खून भी है। जब सरबुलंद नीचे जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो बानो का दुपट्टा था और साथ में वहाँ पर खून भी लगा हुआ होता है। और फिर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके नज़दीक अब उसने खुदकुशी कर ली होती है। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हम देखते हैं कि वो जो शीरी होती है वो जाकर बीजान के पास और साथ में वो उसके साथ रबिया के पास और साथ में वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है उसके पास जाती है और फिर कहती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही और साथ में ज़ुराब लाला और साथ में सरबुलंद लाला भी वापस आ चुके हैं और उनको भी कहीं भी नहीं मिली। तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद जब उस कमरे में दाखिल होता है तो बीजान उससे पूछने लगती हैं कि बानो कहाँ पर है, क्या हुआ है उसे। तो फिर सरबुलंद उन्हें तसल्ली देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और उसे देखकर बीवी जान उसे सवालात करने लगती हैं। तो फिर सरबुलंद फिर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुराब ये कहता है कि हकीकत बता दो। तो फिर वो ये बोलता है कि बानो ने खुदकुशी कर ली है। तो फिर उसकी जो सरबुलंद की वालदा होती हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक वाक़या होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है वो भी परेशान हो जाती है और रबिया भी वहाँ पर बैठी होती है। तो फिर वो भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे और सवालात करने लगती है। तो फिर ज़ुराब कहता है कि सरबुलंद और बानो की आपस में लड़ाई हुई थी, इसी वजह से सारा काम हुआ है। तो फिर सरबुलंद ये कहने लग जाता है कि मेरी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो छोटी सी बहस हुई थी, उसकी वजह से वो नहीं मर सकती और वैसे भी वो खुदकुशी करने वाली लड़की नहीं है, वो बहुत बहादुर लड़की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब फिर इसी तरह की बातें करने लग जाता है कि तुम्हारी उसके साथ बहस हुई थी तो इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जिसके बाद वो सरबुलंद दोबारा तसल्ली देता अपना दिलासा दिलाता है कि नहीं, मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसकी तरफ रबिया की तरफ इशारा करता है कि तुम इस नामहरम लड़की को इधर लेकर आए हो, इस वजह से बानो यहाँ से चली गई है। तो फिर वो ये बोलता है कि नहीं, बानो को तो उससे जरमाला से कोई मसला भी नहीं था, वो दोनों तो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, तो फिर उसकी वजह से कैसी जा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसको 3-4 बातें सुनाता है और फिर वो ये कहता है कि अब उस लड़की को यहाँ से ले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बीवी रबिया को वहाँ से ले जाती है और फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है कि बीजान की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है क्योंकि उनके लिए बहुत बड़े सदमे वाली बात होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ज़ुराब की बीवी होती है वो रबिया को सुना रही होती है कि तुम हम पर कहाँ से नाजिल हो गई हो, तुमने आज जब से तुम आई हो वेली के अंदर फसाद में जाकर रख दिया है, अब बानो भी नहीं मिल रही और अब ये खबर है कि बानो मर चुकी है और ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किस हक़ से यहाँ पर रह रही हो, जब से तुम आई हो तुमने हवेली को जहन्नम बना कर रख दिया है, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के ज़हन में सारी बातें चलने लग जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि रबिया वहाँ से निकल जाती है और सरबुलंद अपनी वालदा को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रबिया अपनी चादर ओढ़ती है और फिर हवेली से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्सा का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो की उससे सरबुलंद से थोड़ी सी बहस हुई होती है इस बात को लेकर के बानो शहर जाना चाहती है सरबुलंद के साथ, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिसके बाद बानो बाग में जाकर रो रही होती है और फिर बाद में वो एक घर के अंदर चली जाती है क्योंकि वहाँ से उसको आवाज़ आई होती है और फिर वो वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके भाई और वो जो मुलाजमा होती है उसका चक्कर चल रहा होता है और उसको इसी तरह और भी रात पता चल चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर जाकर सारी चीखों पुकार करने के बाद साइड पर पड़ी बंदूक उठाती है और फिर ये बोलती है कि तुम अभी जाकर सारा कुछ सच सच बताओगे। और फिर वहाँ पर वो उससे वो जो उसका भाई होता है उससे गोली चल जाती है और फिर बानो की मौके पर ही वफ़ात हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बानो को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर दफन करने चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत ज़ोर से रो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जब उसकी बानो की वफ़ात होती है तब सरबुलंद और साथ में बीजान भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई होती हैं क्योंकि बीजान के पास जो तस्बीह होती है वो टूट चुकी होती है और सरबुलंद को भी चैन नहीं आ रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब ये सारी बातें छुपाने के लिए वापस हवेली के अंदर चले जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो जो शीरी होती
होती है। वो भागती हुई सरबुलंद और उसकी वालदा के पास आती हैं और फिर वो ये बोलती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि वो हवेली से कहीं चली गई हों। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा को तसल्ली देने के लिए कहता है कि आखिरकार वो जा कहाँ सकती है, और फिर वहाँ पर इसी तरह उन्हें तसल्ली देता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुराब सरबुलंद को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि शीरी ने आकर ये बोला होता है कि उनकी कान की बाली हवेली के दरवाजे के पास पड़ी हुई थी और वहाँ पर हम नौकरानियों की जगह भी है। और फिर वो दोनों बाहर उसकी तलाश के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, तो पीछे से वो जो नीचे से जो ज़राब का नौकर होता है उसकी आवाज़ आती है। और फिर वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि नीचे वो उसे कोई दुपट्टा मिला और साथ में खून भी है। जब सरबुलंद नीचे जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो बानो का दुपट्टा था और साथ में वहाँ पर खून भी लगा हुआ होता है। और फिर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके नज़दीक अब उसने खुदकुशी कर ली होती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वो जो शीरी होती है वो जाकर बीजान के पास और साथ में वो उसके साथ रबिया के पास और साथ में वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है उसके पास जाती है और फिर कहती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही, और साथ में ज़ुराब लाला और साथ में सरबुलंद लाला भी वापस आ चुके हैं और उनको भी कहीं भी नहीं मिली। तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद जब उस कमरे में दाखिल होता है तो बीजान उससे पूछने लगती हैं कि बानो कहाँ पर है, क्या हुआ है उसे। तो फिर सरबुलंद उन्हें तसल्ली देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और उसे देखकर बीवी जान उसे सवालात करने लगती हैं। तो फिर सरबुलंद फिर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुराब ये कहता है कि हकीकत बता दो। तो फिर वो ये बोलता है कि बानो ने खुदकुशी कर ली है। तो फिर उसकी जो सरबुलंद की वालदा होती हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक वाक़या होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो उसकी ज़ुराब की बीवी होती है वो भी परेशान हो जाती है और रबिया भी वहाँ पर बैठी होती है। तो फिर वो भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे और सवालात करने लगती है। तो फिर ज़ुराब कहता है कि सरबुलंद और बानो की आपस में लड़ाई हुई थी, इसी वजह से सारा काम हुआ है। तो फिर सरबुलंद ये कहने लग जाता है कि मेरी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो छोटी सी बहस हुई थी, उसकी वजह से वो नहीं मर सकती, और वैसे भी वो खुदकुशी करने वाली लड़की नहीं है, वो बहुत बहादुर लड़की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब फिर इसी तरह की बातें करने लग जाता है कि तुम्हारी उसके साथ बहस हुई थी तो इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जिसके बाद वो सरबुलंद दोबारा तसल्ली देता अपना दिलासा दिलाता है कि नहीं, मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसकी तरफ रबिया की तरफ इशारा करता है कि तुम इसे मैं नामहरम लड़की को इधर लेकर आया हो, इस वजह से बानो यहाँ से चली गई है। तो फिर वो ये बोलता है कि नहीं, बानो को तो उससे ज़रमाला से कोई मसला भी नहीं था, वो दोनों तो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, तो फिर उसकी वजह से कैसे जा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसको 3-4 बातें सुनाता है और फिर वो ये कहता है कि अब उस लड़की को यहाँ से ले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बीवी रबिया को वहाँ से ले जाती है और फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है कि बीजान की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़े सदमे वाली बात होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ज़ुराब की बीवी होती है वो रबिया को सुना रही होती है कि तुम हम पर कहाँ से नाजिल हो गई हो, तुमने जब से तुम आई हो हवेली के अंदर फसाद मचा कर रख दिया है, अब बानो भी नहीं मिल रही और अब ये खबर है कि बानो मर चुकी है और ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किस हक़ से यहाँ पर रह रही हो, जब से तुम आई हो तुमने हवेली को जहन्नम बना कर रख दिया है, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के ज़हन में सारी बातें चलने लग जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि रबिया वहाँ से निकल जाती है और सरबुलंद अपनी वालदा को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रबिया अपनी चादर ओढ़ती है और फिर हवेली से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इसका अख्ताम भी हो जाता है।